नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में बेहद मशहूर होने के साथ साथ काफी विवादित भी है। जी हां, आज हम सीधे मूल स्रोत से द 48 लॉज ऑफ पावर में दिए गए प्रभाव, सत्ता और चालाकी के नियमों को निष्पक्ष रूप से डिकोड करेंगे। चलिए बिना कोई देरी किए सीधे इसमें गोता लगाते हैं और देखते हैं कि इस किताब में आखिर ऐसा क्या है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लेकिन सबसे पहले एक बड़ा सवाल ये उठता है कि रणनीति पर लिखी गई एक किताब को दुनिया भर के कई संस्थानों और यहां तक कि अमेरिका की कई जेलों में बैन क्यों किया गया है। स्रोत के अनुसार इसके पीछे का कारण यह है कि इसमें बताई गई रणनीतियां इतनी शक्तिशाली और अगर सच कहें तो नैतिकता से इतनी परे हैं कि कुछ प्रशासन इन्हें आम लोगों की पहुंच से दूर ही रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इन तकनीकों का इस्तेमाल कोई भी आसानी से सीख सकता है और सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल कर सकता है। अब इस पूरे विश्लेषण को अच्छे से समझने के लिए हमने किताब के 21 अलग-अलग नियमों को 4 मुख्य स्तंभों या पिलर्स में बांटा है। पहला, दिखावे का भ्रम। दूसरा, छिपाने की कला। तीसरा, सामाजिक गतिशीलता। और चौथा, निर्मम रणनीतिक कार्यवाही। इन 4 स्तंभों के जरिए सत्ता हासिल करने के इस पूरे खाके को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, दिखावे का भ्रम यानी द इल्यूजन ऑफ अपीयरेंस। स्रोत के अनुसार यह हिस्सा पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित है कि सत्ता और ताकत सीधे तौर पर लोगों की धारणा, आपकी दृश्यता और आपकी प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है। किताब का नियम नंबर 2 बहुत ही दिलचस्प है। कहा गया है कि अपने बॉस या सुपीरियर के साथ काम करते समय कभी भी उनसे ज्यादा श्रेष्ठ या प्रतिभाशाली दिखने की गलती नहीं करनी चाहिए। इसके लिए लेखक ने 3 खास कदम बताए हैं। पहला, बॉस की असुरक्षाओं को पहचाने। दूसरा, परोक्ष रूप से यानी बहुत ही अप्रत्यक्ष तरीके से उनकी चापलूसी करें। और तीसरा, ये सुनिश्चित करें कि बॉस हमेशा ध्यान का केंद्र बने रहें। आसान शब्दों में कहें तो आसमान का वो सितारा बनना चाहिए जो सूरज की चमक को कभी फीका ना करे। अब नियम 1 और 7 के बीच एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स देखने को मिलता है। एक तरफ तो रणनीति ये कहती है कि बेवकूफ दिखने का नाटक करें ताकि सामने वाला खुद को ज्यादा समझदार माने और उसके मन में कोई शक न रहे, ठीक वैसे ही जैसे सूअर की खाल पहनकर शेर का शिकार किया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह भी कड़ा निर्देश है कि हर कीमत पर लोगों का ध्यान आकर्षित करें। गुमनामी में दबे रहने से बेहतर है कि विवादों में रहें, क्योंकि जो दिखता नहीं उसका कोई वजूद नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पिलर की ओर, छिपाने की कला। अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अपने असली इरादों को गुप्त रखना और एक रणनीतिक खामोशी बनाए रखना यहां बहुत जरूरी बताया गया है। इस रणनीतिक खामोशी का सीधा सा मतलब है हमेशा जरूरत से कम बोलना। नियम 5 के अनुसार जो लोग कम बोलते हैं वो ज्यादा रहस्यमयी, साधारण से परे और ताकतवर नजर आते हैं। लेखक का यह दावा है कि जो शब्द एक बार मुंह से निकल गए उन्हें कभी वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए ज्यादा बोलने से भयानक और विनाशकारी गलतियां होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। जरा कॉन्ड्रैटी रायलिव के इस वाक्य पर गौर करते हैं। रूसियों को तो रस्सी बनाना भी नहीं आता। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है। यह खामोश न रहने और जरूरत से ज्यादा बोलने का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण है जिसने एक इंसान को सचमुच अपनी जान से हाथ धोने पर मजबूर कर दिया। पूरी कहानी कुछ यूं है कि 1825 में जार निकोलस प्रथम के खिलाफ विद्रोह हुआ था। विद्रोही नेता रायलीव को फांसी की सजा मिली। फांसी के दिन अचानक रस्सी टूट गई और वो जमीन पर गिर गया। चमत्कारिक रूप से उसकी जान बच गई थी, लेकिन तभी उसने अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए भीड़ से यह कह दिया कि रूसियों को तो रस्सी बनाना भी नहीं आता। मजे की बात यह है कि अगले दिन सम्राट उसे माफ करने ही वाले थे, लेकिन जब उन्हें इस ताने के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत माफीनामा फाड़ दिया और अगले ही दिन रायलीव को एक नई और मजबूत रस्सी से फांसी दे दी गई। यह इस बात का एकदम पक्का सबूत है कि जरूरत से ज्यादा बोलना मौत का कारण भी बन सकता है। इसके अलावा अप्रत्याशित या अनप्रेडिक्टेबल होने की ताकत को बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। मशहूर चित्रकार पैब्लो पिकासो का उदाहरण इसका बेहतरीन सबूत है। अगर हर दिन अपना व्यवहार बदला जाए तो आसपास के लोग हमेशा भ्रम में रहेंगे। पिकासो ने एक बार अचानक अपने सबसे बड़े आर्ट डीलर को अपनी पेंटिंग्स बेचना बंद कर दिया, वो भी बिना किसी कारण के। इससे डीलर इतना घबरा गया कि उसने पिकासो को पहले से कई ज्यादा पैसे ऑफर कर दिए।
रहस्यमयी बने रहना विरोधियों को हमेशा चिंता और बचाव की मुद्रा में रखता है। हमारा तीसरा पिलर है सामाजिक गतिशीलता में महारत। यह हिस्सा हमें बताता है कि दोस्तों और दुश्मनों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, और अगर आप ध्यान दें तो यह काफी हद तक मैकियावेलियन सोच पर आधारित है। नियम 3 एक बहुत ही विवादास्पद विचार सामने रखता है। यह कहता है कि दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें। स्रोत के अनुसार दोस्त अक्सर ईर्ष्या के कारण बहुत जल्दी धोखा दे देते हैं। इसके ठीक विपरीत किताब यह सलाह देती है कि अगर किसी पुराने दुश्मन को मौका दिया जाए तो वो ज्यादा वफादार साबित होगा, क्योंकि उसे अपनी वफादारी साबित करने की भूख होती है। नियम 19 को 12वीं सदी के चीन के एक शानदार उदाहरण से समझा जा सकता है। सोचिए, जब चंगेज खान ने हमला किया था तो 2000 साल पुरानी उस सभ्यता को कैसे बचाया गया था? दया की भीख मांगकर नहीं, बल्कि एक चतुर सलाहकार ने चंगेज खान के स्वार्थ को जगाते हुए उसे ये समझाया कि चीन को तबाह करने के बजाय वहां के नागरिकों से टैक्स वसूलने में उसका ज्यादा फायदा है। सबक यह है कि जब भी मदद मांगे तो दया के बजाय लोगों के स्वार्थ या फायदे को उनके सामने रखना चाहिए। किताब एक और बात बहुत सख्ती से कहती है। नियम 9 और 10 के अनुसार दुखी और दुर्भाग्यशाली लोगों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि उनकी भावनाएं संक्रामक वायरस की तरह होती हैं। उनकी मदद करने के चक्कर में अपना ही दुर्भाग्य बुलाने का जोखिम रहता है। साथ ही हमेशा एक दोस्त की तरह दिखना चाहिए, लेकिन असल में एक जासूस की तरह काम करना चाहिए। सामाजिक समारोहों में घुल मिलकर चतुराई से गोपनीय जानकारी निकालना सत्ता हासिल करने के लिए बहुत काम आता है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे आक्रामक पिलर पर, निर्मम रणनीतिक कार्रवाई। ये हिस्सा पूरी तरह से विरोधियों को कुचलने और दूसरों की मेहनत का फायदा उठाने की मैकेनिक्स पर आधारित है। नियम 8 इसे एक गिद्ध रणनीति के रूप में पेश करता है। काम दूसरों से करवाएं, लेकिन सारा श्रेय खुद लें। मशहूर चित्रकार पीटर पॉल रूबिन्स का ऐतिहासिक उदाहरण इसे बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है। रूबिन्स ने अपने स्टूडियो में कई गुमनाम चित्रकार रखे हुए थे जो उनकी पेंटिंग्स के अलग अलग हिस्से बनाते थे, लेकिन जब कोई महत्वपूर्ण ग्राहक आता तो रूबिन्स उन सबको छिपा देते और खुद पेंटिंग करते हुए नजर आते। इससे ग्राहकों को लगता कि वो एक अकेला असाधारण इंसान हैं जो इतनी जल्दी इतने सारे मास्टरपीस बना सकते हैं। हालांकि ये भी ध्यान देने वाली बात है कि शक्ति हासिल करने का मतलब खुद को दुनिया से काट लेना बिल्कुल नहीं है। नियम 21 चेतावनी देता है कि अपनी सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी दीवारें बनाना या फिर पूरी तरह से आइसोलेशन में जाना बहुत खतरनाक है। यह मूल्यवान जानकारी तक आपकी पहुंच को रोक देता है, आपको एक आसान निशाना बनाता है और अंदर ही अंदर अविश्वास और मानसिक बीमारी को जन्म देता है। तो यहां एक बड़ा सवाल ये निकल कर आता है, क्या एक रक्षात्मक किला सचमुच एक नेता की रक्षा करता है या उसे उसी के पिंजरे में कैद कर लेता है? स्रोत का स्पष्ट मानना है कि भीड़ के बीच रहना ज्यादा सुरक्षित है। जब लोगों के बीच रहा जाता है तो हर गतिविधि के केंद्र में होने के कारण दुश्मनों की साजिशों को आसानी से और समय रहते भांपा जा सकता है। अब आते हैं किताब के शायद सबसे कठोर और निर्मम नियम 11 पर। अपने दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट कर दें। हारे हुए दुश्मन की तुलना एक अधमरे सांप से की गई है। स्रोत यहां चाणक्य नीति का भी हवाला देता है और बताता है कि अगर दुश्मन को थोड़ा सा भी छोड़ दिया गया तो वो समय के साथ फिर से ताकतवर होकर अपना बदला जरूर लेगा। इसलिए विरोधियों को शरीर और आत्मा दोनों से कुचलने की बहुत ही स्पष्ट सलाह दी गई है। तो चलिए अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इन सभी नियमों को अपनाने के लिए किसी भी इंसान को अत्यधिक सतर्कता, भावनात्मक अलगाव यानी इमोशनल डिटैचमेंट और लगातार गणनाओं की जरूरत होती है। प्रभाव का ये पूरा ढांचा मानवीय संबंधों और हमारे बुनियादी भरोसे को पूरी तरह से एक ठंडी और रणनीतिक मशीन में बदल देने की मांग करता है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में पहुंचते हैं। खत्म करने से पहले एक अंतिम सवाल है जो सोचने लायक है। अगर पूर्ण सत्ता पाने के लिए पूरी तरह से भावनाओं से कटना और अलगाव जरूरी है, तो क्या ये सिंहासन इस अकेलेपन के लायक है? इन रणनीतियों को लागू करने की मनोवैज्ञानिक कीमत असल में क्या हो सकती है, ये बहुत ही गहराई से विचार करने योग्य बात है। इस स्रोत सामग्री से जुड़े इन कड़े विचारों का विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।